हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। बाकी डो मांगा के इस पार्ट में हम देखेंगे कि पिकल ने काफी दिनों से खाना नहीं खाया क्योंकि वो मुसाशी मियामोटो को ही खाना चाहता है। और पिकल ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम डोपो ओरोची से जानेंगे क्योंकि डोपो ओरोची को वाइल्ड लाइफ के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है। और वहीं बाकी मुसाशी मियामोटो से फाइट के बाद से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, तो इसीलिए बाकी फाइटिंग में फिर से वापसी करना चाहता है। और इन सभी चीजों के बीच हम मियामोटो की फाइट गाया से होते हुए भी देखेंगे। खैर, आप लोग अगर चाहते हो कि पिकल जल्दी से जल्दी अपना खाना खा ले तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी डो मांगा का पार्ट 27 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं डोपो ओरोची के घर पर, जहां बाकी हानमा भी पहुंच चुका है। डोपो ओरोची बाकी से कहते हैं कि बाकी, तुम्हें पता है कि कुछ दिनों में मुसाशी मियामोटो की फाइट पिकल से होने वाली है और सभी तरह के वेपन्स भी अलाउ हैं। जिस पर बाकी कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपसे अपनी वापसी के बारे में बात करने आया था। सभी फाइटर्स अब और भी अच्छे हो चुके हैं और मेरे शरीर की ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरी मसल्स, मेरा मुक्का और मेरा शरीर पहले से कई ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जिस पर डोपो ओरोची कहते हैं, ओह बढ़िया है, मुझे पता था तुमने अपनी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जिस पर बाकी कहता है, एक हारे हुए आदमी के कॉम्प्लीमेंट देने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिकल और मियामोटो की फाइट जीने मरने वाली होने वाली है। ये फाइट कोई प्रैक्टिस मैच ना होकर एक डेथ मैच होने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर मुसाशी मियामोटो को हुआ क्या है। जिस पर डोपो ओरोची कहते हैं, हाँ, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि ये एक डेथ मैच होने वाला है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम मुसाशी मियामोटो से लड़ चुके हो। वैसे मुसाशी मियामोटो और तुम काफी ज्यादा सेम हो, बिल्कुल अपने एक्शन करने में देर ना करने वाले। जिस पर बाकी कहता है, मियामोटो बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, वो बहुत ज्यादा उतावले हो चुके हैं। जिस पर डोपो ओरोची एक्साइटेड होते हुए बाकी से कहते हैं, ओह तुमने क्या कहा, अगर मियामोटो सीरियस नहीं हुए तो वो पिकल से नहीं जीत पाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है मियामोटो पूरी तरह से प्योर नहीं है? जिस पर बाकी कहता है कि मेरे डैड युजिरो हानमा ने मियामोटो के बारे में बताया था कि मुसाशी मियामोटो बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं, जैसे कि कोई उतावला बच्चा जिसे इस दुनिया में हर चीज और हर एक खिलौना चाहिए। उन्हें अटेंशन और रुतबे की बहुत ज्यादा भूख है। जिस पर डोपो ओरोची कहते हैं, सच में मुसाशी मियामोटो कुछ इस तरह के आदमी हैं, मैंने सोचा नहीं था। मुसाशी मियामोटो की हरकतें देखकर तो यही लगता है कि वो पूरी तरह से प्योर हैं। उनके शब्दों में मुझे ट्रांसपेरेंसी नजर आती है। वो इस दुनिया में आने के बाद भी अपनी दिल की बात नहीं छुपाते। मुझे तो मुसाशी मियामोटो पूरी तरह से प्योर लग रहे हैं। और तो और पिकल और मुसाशी मियामोटो का मैच एक प्योरिटी वाला मैच होने वाला है। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं टोकुगावा के घर पर, जहां टोकुगावा मियामोटो को उनकी असली तलवार देते हुए कहते हैं कि यह है आपकी फेमस तलवार कानेशिगे। हमने इसे हिगो कुमामोटो प्रीफेक्चर सिटी से मंगवाया है। ये है आपकी सबसे प्यारी तलवार। जिस पर मियामोटो कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ही इस तलवार के असली हकदार हो। देखो, इस तलवार के धागे खुद ही खिल रहे हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? जिस पर मुसाशी मियामोटो अपनी तलवार से कहते हैं कि तुम मेरे लिए खुद ही खुल रही हो, क्या तुम सच में मेरे पास में आना चाहती थी? इसके बाद हम देखते हैं टोकुगावा यहाँ पर कई सारे इक्विपमेंट को मंगा लेते हैं, जिस पर मुसाशी मियामोटो अपनी तलवार को टेस्ट कर सकते हैं कि आखिर वो तलवार सही में काम कर भी रही है या फिर नहीं। जिस पर टोकुगावा मियामोटो को बताते हैं कि ये एक पुलिस का बुलेट प्रूफ आउटफिट है और ये है एक वेस्टर्न आर्मर्ड सूट जिसे अमीर लोग पहनते हैं। यह है एक एसडीएफ मेंबर की यूनिफॉर्म और यह है एक शील्ड के साथ दंगे रोकने वाली पुलिस का आउटफिट। और आखिर में ये एक स्ट्रॉ पोस्ट, इसे बैम्बू के चारों ओर चटाई से लपेटकर बनाया गया है, बिल्कुल किसी ताकतवर इंसान की रीढ़ की हड्डी की तरह, क्योंकि आप खुलेआम किसी भी इंसान को नहीं काट सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसाशी मियामोटो स्ट्रॉ के सामने खड़े होते हैं, तभी वो अपनी कमर से अपनी तलवार को ड्रॉ करते हैं और तलवार के एक ही स्लैश से उस स्ट्रॉ के 2 हिस्से कर देते हैं। जिस पर टोकुगावा हैरान होते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, उन्होंने इस स्ट्रॉ को बिल्कुल पनीर की तरह काट दिया। आखिर उनकी तलवार कितनी ज्यादा शार्प है।
जिसके बाद होता ये है, टोकुगावा को सामने से हटाते हुए मियामोटो पुलिस आर्मर पर ऊपर से एक स्लैश करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस आर्मर के ऊपर से नीचे तक 2 हिस्से हो जाते हैं। मुसाशी मियामोटो का अगला स्लैश आर्मी वाले आर्मर पर पड़ता है और उसके भी 2 हिस्से हो जाते हैं। जिसके बाद मियामोटो का तीसरा अटैक वेस्टेड पुलिस आर्मर पर साइड से पड़ता है और इसको भी मियामोटो ऊपर से नीचे तक 2 हिस्सों में काट देते हैं। और इसके बाद मुसाशी मियामोटो सामने से वेस्टेड सूट पर हमला करते हैं। पहले ऊपर से नीचे तक उस सूट के 2 हिस्से हो जाते हैं, जिसके बाद मियामोटो उस सूट को कमर की ओर से 2 हिस्सों में काट देते हैं। खैर यहाँ पर टोकुगावा मियामोटो की तलवारबाजी को देखकर खुश हो ही रहे होते हैं, लेकिन मुसाशी मियामोटो टोकुगावा की गर्दन पर अपनी इमेजिनरी तलवार से काटते हुए कहते हैं, हाँ मिस्टर टोकुगावा, ये सब चीजें करना बंद करो। इसके बाद होता यह है, मुसाशी मियामोटो यहाँ से बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोटोबे इज़ाओ को, जो कि टोकुगावा से पिकल वर्सेस मुसाशी की फाइट के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं। जिस पर टोकुगावा मोटोबे से कहते हैं, मियामोटो और पिकल दोनों के लिए वेपन्स अलाउड हैं, तुम्हें तो ये सब गलत ही लग रहा होगा। जिस पर मोटोबे रूड होकर कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, तुम्हें पहले से ही पता था, तुमने फिर भी ऐसा होने दिया। तुम्हें पता है मुसाशी मियामोटो के पास अब उनकी असली तलवार भी है। शायद तुम अभी तक मुसाशी मियामोटो को नहीं समझ पाए। तुम्हें क्या लगता है एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन के सामने पिकल जीत सकता है? तुम ऐसा करके पिकल की जान को खतरे में डाल रहे हो। जिस पर टोकुगावा हंसते हुए मोटोबे से कहते हैं, है पिकल तो उनसे नहीं जीत सकता, पर तुम तो जीत सकते हो, सही कहा ना मैंने मोटोबे। जिस पर मोटोबे कहते हैं, टोकुगावा, मेरे मजे लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा और वैसे भी कभी ना कभी मुझे मुसाशी मियामोटो से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूँ जो पुराने जमाने की टेक्निक और लड़ने के तरीकों को जानता है और मुसाशी मियामोटो का सामना करना मेरी ड्यूटी है। इसके बाद हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो को, जो कि टोक्यो शहर में एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर कहते हैं, ये बिल्डिंग तो काफी बड़ी है, लेकिन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पूरी तरह से वर्टिकल है। अगर इस बिल्डिंग के ऊपर से चारों कॉर्नर को काट दिया जाए तो पूरा भार बिल्डिंग के कंधों पर आ जाएगा, लेकिन इसके कंधे और चेस्ट इसके वेट को नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए ये पूरी बिल्डिंग ही ऊपर से नीचे तक, मतलब पैरों तक पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। ये बिल्डिंग अपने वजन को ही ना झेल पाने की वजह से पूरी तरह से तहस नहस होकर धरती में क्रैश हो जाएगी। खैर इसके बाद मुसाशी मियामोटो अपनी तलवार के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी मुसाशी मियामोटो के पीछे खड़ा हुआ गायक कहता है, आपने मुझे निराश कर दिया। मैं हॉनरेबल मुसाशी मियामोटो की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ, लेकिन आप मेरी प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर पाए। इतनी देर में तो मैं आपको जान से मार देता। जिस पर मियामोटो गाया से कहते हैं कि क्या तुम 14-15 साल के कोई बच्चे हो? क्योंकि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बच्चों वाली है। क्या तुम ही मुझे 15 मिनट से फॉलो कर रहे थे? जिस पर गायक कहता है, ओह तो आपने मुझे नोटिस कर लिया था। जिस पर मियामोटो गाया से कहते हैं, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बच्चे? वैसे भी मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है। तुमने काफी सारे हथियार भी पहन रखे हैं, लेकिन उनसे भी मुझे कोई भी खतरा नहीं होगा। खैर ये सुनते ही गाया सुपर स्पीड में अपनी गन से मियामोटो पर हमला करने लगता है, लेकिन इतने में ही मियामोटो ने अपनी इमेजिनरी तलवार से गाया के हाथ को काट दिया होता है, जिसकी वजह से गाया के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है। जिस पर मियामोटो गाया से कहते हैं, बच्चे अब आगे तुम क्या करोगे? कहीं तुम लड़ने से डर तो नहीं रहे हो? क्योंकि हम एक पब्लिक प्लेस पर खड़े हैं। तुम यहाँ पर ये तो नहीं सोच रहे कि बाकी के लोग हमें देखकर क्या कहेंगे? यहाँ पर मुसाशी मियामोटो गाया से लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं, लेकिन सामने से उनकी शक्ल देखकर गाया सोचता है, उनका क्या ऑरा है, बिल्कुल एक डीमन की तरह। जब मैं आर्मी में था, मैंने कई सारे एक्सपीरियंस ऑफिसर्स को देखा था, जिनके चारों ओर एक ऑरा हुआ करता था, लेकिन उन्हें मैं मियामोटो से कंपेयर नहीं कर सकता। मुसाशी मियामोटो उनसे बहुत ज्यादा अलग हैं। उनकी आंखें बिल्कुल असली मुसाशी मियामोटो की तरह घूर रही हैं। उनके हाथों की पोजीशन भी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर असली मुसाशी मियामोटो को फेस कर रहा हूँ। हम देखते हैं गाया के यहाँ पर पसीने छूट रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक लार्ज ब्लेड से जुड़े हुए नाइफ को निकाल लेता है। जिस पर मियामोटो गाया से कहते हैं, क्या सच में तुम मुझसे इस पर हमला करना चाहते हो? तुम्हें मुझे काटने के लिए तुम्हें इसे मुझ पर फेंकना होगा। ओह तुम्हारा ये नाइफ एक गन की तरह चलता है। जिस पर गाया सोचते हुए कहता है, ओह उन्हें तो सब पता है। ये कहते ही गाया अपने नाइफ की पिन को निकाल देता है, जिसकी वजह से होता ये है नाइफ का ब्लेड मियामोटो की ओर तेजी से शूट हो जाता है।
लेकिन मियामोटो उस ब्लेड को कैच करते हुए कहते हैं, वो काफी क्लोज था। मुसाशी मियामोटो के रिफ्लेक्सेस को देखकर हैरान होते हुए गाया सोचता है, उन्होंने 60 किलोमीटर पर आवर से आते हुए ब्लेड को कैच कर लिया। इम्पॉसिबल, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम देखते हैं मुसाशी मियामोटो धीरे धीरे गाया की ओर आगे आते हुए कहते हैं, बच्चे वो तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ ये किस मटेरियल से बना है, क्या तुम्हारी ये चीज स्टील से बनी हुई है? सो बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज आ गया हूँ? सो ऐसा कहते ही मियामोटो गाया के पूरे शरीर पर अपने हाथों की तलवार से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से होता ये है, गाया का पूरा शरीर टुकड़ों में कटकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर गाया को अपना पूरा शरीर कटा हुआ महसूस होने लगता है, जिस पर मुसाशी मियामोटो गाया से कहते हैं, बच्चे मजा आया, मजा आया, मैंने तुम्हें काट कर 4 आदमी बना दिए। मैंने 2 बार वर्टिकली और 1 बार साइड से काट दिया। क्या तुम्हें दिखा बच्चे, जिंदा हो के नहीं? जिस पर पसीने में लथपथ गाया कहता है, मैंने देखा, मैंने साफ साफ देखा, मेरी बॉडी के कई सारे हिस्से हो गए थे। जिस पर मियामोटो गाया से कहते हैं, बच्चे मुझे पता है तुम और लड़ना चाहते हो, क्या हम फिर से शुरू करें? जिस पर गाया कहता है, मुझे पता है आप मुझ पर हंसना चाहते हो, मैं कई सारे वेपन्स को यूज कर रहा था, लेकिन आप मुझसे बिना वेपन्स के लड़ रहे थे और फिर भी आपने मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस पर मियामोटो कहते हैं, बच्चे अपना दिल छोटा मत करो, तुम हंसने वाली बातें कर रहे हो, और बात रही मेरी तलवारों की तो वो हमेशा मेरे साथ ही होती हैं। ध्यान से देखो, तुम्हें मेरे हाथों में तलवार जरूर दिखेगी। खैर गाया जैसे ही यहाँ पर ध्यान से देखता है, वैसे ही गाया को मियामोटो के हाथों में एक तलवार दिखाई देने लगती है, लेकिन गाया मियामोटो से कहता है कि आप बहुत ज्यादा उतावले हो, मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर आपके और पिकल के मैच में क्या आपका तलवार का यूज करना जरूरी है? जिस पर मियामोटो गाया से कहते हैं, बच्चे तुम मेरे काटने का मतलब अभी भी नहीं समझ पाए। बच्चे पिकल जिस तरह का आदमी है उसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया। इस दुनिया में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम पिकल को समझ सकते हैं, और हमें पिकल को समझने के लिए मेरा उसको काटना जरूरी है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी तलवार उसे काट सकती है या फिर नहीं। खैर इसके बाद हम देखते हैं पिकल को, जो कि टोक्यो डोम में फाइटिंग अरेना में शांति से बैठा होता है, और पिकल ने 4 दिन से खाना भी नहीं खाया होता, क्योंकि वो मुसाशी मियामोटो से फाइट करके उन्हें ही खाना चाहता है। यहाँ पर टोकुगावा बाकी को बताते हैं कि हम लोग पिकल को यहाँ पर 4 दिन पहले लाए थे, उसने अभी तक खाने की एक भी बोटी नहीं खाई, इवन हमने उसके लिए टीरेक्स डायनासोर का मांस भी दिया था। खैर ये सुनते ही बाकी हानमा अपने दोस्त पिकल से बात करने के लिए चला जाता है, और पिकल भी बाकी को देखकर पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठ जाता है। जिसके कुछ देर के बाद टोकुगावा बाकी से पूछते हैं, मुझे बताओगे नहीं तुमने पिकल से क्या बात की? जिस पर बाकी कहता है कि हमने कोई भी बात नहीं की, क्योंकि पिकल बोल नहीं सकता। लेकिन टोकुगावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिकल मुसाशी मियामोटो को अपने खाने की तरह देखता है, मुसाशी मियामोटो उसके लिए मील बनने वाले हैं। जिस पर हैरान होते हुए टोकुगावा कहते हैं, बाकी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पिकल मियामोटो को खाना चाहता है, और तो और पिकल ने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो चुका है। जिस पर बाकी कहता है, ऐसा नहीं है कि पिकल खाना खा नहीं सकता, क्योंकि वो सिंपल खाना नहीं खाना चाहता, वो हंट करके मुसाशी मियामोटो को खाना चाहता है। मैंने डोपोरुचि से सुना था कि जंगल में भूख लगना एक अच्छी कंडीशन होती है सरवाइव करने के लिए, और पिकल भी यहाँ पर ऐसा ही कर रहा है। और वही बात आती है मियामोटो की तलवार की, तो वो कोई टीरेक्स डायनासोर के दांतों से कम नहीं है, इसीलिए पिकल भी मियामोटो को किसी डायनासोर की तरह ही देखता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि टोकुगावा घूमते घूमते डोपोरुचि के घर पर चाय पीने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर डोपोरुचि चाय सुड़कते हुए टोकुगावा से कहते हैं, ओ तो तुम बाकी से मिलकर आ रहे हो, तो सुनो टोकुगावा, ये सच है कि जंगल में भूखा होना सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छा होता है। और बात रही मुसाशी मियामोटो की तलवार की, तो हम उनकी तलवार को ट्राइनोसोरस के दांतों से कंपेयर कर सकते हैं। सोचो अगर किसी इंसान के हाथ में एक राइफल हो तो वो आराम से एक बड़े से खूंखार जानवर को हरा सकता है, लेकिन उसी इंसान को बिना गन के उस जानवर के साथ रख दिया जाए तो सोचो उस आदमी का क्या होगा।
एक एक्सपीरियंस राइफल हंटर अगर किसी बीस्ट को हंट करता है, भले ही उसने पहले कितने ही जानवरों को कितने बार ही क्यों ना मारा हो, मगर वो उस जानवर के वाइल्डनेस को महसूस कर सकता है। लेकिन मुसाशी मियामोटो जैसा आदमी 1 टन के खूंखार भालू से लड़ाई करते हैं, तो सोचो क्या होगा। मुसाशी मियामोटो उससे आराम से जीत जाएंगे। उस जानवर का मुसाशी मियामोटो से जीतना नामुमकिन है। चलो अब बात करते हैं पिकल की और उसके जमाने की। सोचो पिकल अपने जमाने में टीरेक्स जैसे डायनासोर्स को हंट किया करता था, जिन डायनासोर्स का साइज 13 मीटर और वजन लगभग 6 टन का होता था। और भूलो मत, उनके काटने की ताकत और दांत काफी ज्यादा शार्प हुआ करते थे। और तो और पिकल के भूखे रहने की वजह से ही पिकल इतने बड़े बड़े डायनासोर्स को हंट किया करता था। और वहीं दूसरी ओर मुसाशी मियामोटो सेनगोकू जमाने से आते हैं, जिस जमाने में मियामोटो की योशिका क्लैन से अनबन हो गई थी। मुसाशी मियामोटो से लड़ने के लिए योशिका क्लैन के कई सारे लोग अलग अलग तरह के हथियार यूज कर रहे थे। वो मियामोटो को जान से मारना चाहते थे, मगर आखिर में जीता कौन? डीमोनिक मुसाशी मियामोटो। उन्होंने उन सभी लोगों को काट दिया। लेकिन इन सभी बातों के बाद भी मैं आपको नहीं बता सकता कि पिकल और मियामोटो में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। मगर तुम ये मत सोचना कि पिकल भूखे रहने की वजह से कमजोर है, बल्कि इससे पिकल को मियामोटो से लड़ने में फायदा ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं मियामोटो टोकुगावा के साथ तालाब के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर टोकुगावा मियामोटो से कहते हैं, कभी कभी तालाब के पास बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है, और यहाँ पर कुछ थोड़ी सी मक्खियाँ भी हैं। खैर टोकुगावा की ये बात सुनते ही मुसाशी मियामोटो भिनकती हुई एक मक्खी को सटाक से अपनी चॉपस्टिक से पकड़ लेते हैं। ओह, तो ये मक्खी है। ये कहते ही मुसाशी मियामोटो उस मक्खी को जमीन में पटक देते हैं। खैर मियामोटो की ये हरकत देखकर टोकुगावा को उनके बारे में सुनी हुई एक कहानी याद आने लगती है, जिस पर टोकुगावा यहाँ पर कहते हैं, इसके जैसे ही मैंने एक आपके बारे में स्टोरी सुनी थी। मुझे तो लगा था कि ये कोई फालतू सी कहानी है, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ उसमें तो मियामोटो ने मक्खी के पंखों को ही चॉपस्टिक से पकड़ रखा है। खैर इसके बाद जब मुसाशी मियामोटो पूरी तरह से खाने को खा लेते हैं, तब टोकुगावा मियामोटो से कहते हैं, वो तुम्हें खाना चाहता है। पिकल तुम्हें अपने खाने की तरह देखता है। पिकल की आंखों में आप उसके लिए दावत हो। जिस पर मियामोटो कहते हैं, क्या कहा? पिकल मुझे खाना चाहता है, वो भी मुझे बिना हराए। वो मुझे खाना चाहता है। मैं तो सोचकर ही हैरान हूँ कि मेरा टेस्ट पिकल के लिए कैसा होगा। खैर इसके 2 दिन बाद हम देखते हैं पिकल को, जो कि अभी भी खाली पेट फाइटिंग अरीना में बैठा होता है, जिस पर एक सिक्योरिटी वाला आदमी कहता है कि पिकल ने 6 दिनों से खाना नहीं खाया, उसने पानी भी नहीं पिया, और तो और वो तब से सोया भी नहीं है। धीरे धीरे पिकल वाइल्ड होता जा रहा है। खैर यहीं पर बाइकिडो मांगा का पार्ट 27 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम मुसाशी मियामोटो की फाइट पिकल से होते हुए देखेंगे, जिसमें मियामोटो अपनी तलवार पिकल के खिलाफ यूज करेंगे। क्या मियामोटो की तलवार पिकल को काट पाएगी? ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। अब मिलते हैं बाइकिडो मांगा के पार्ट 28 में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।